गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और जनाब क्या बात है, कितनी खुशी हो रही है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान ने कितनी ही शानदार बैटिंग की है और कल का मैच भी जीत लिया है। और हमारे जो दो खिलाड़ी उन्होंने तो जनाब सेंचुरीज बना ली हैं। और इतना मुश्किल मैच कि जिसकी एक वक्त में शायद तवक्को भी नहीं की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा भी, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका के मुंह से ये मैच छीन कर अपने नाम किया है। और ये कहना गलत भी नहीं होगा। तो जनाब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का जो दूसरा मैच है वो भी जीत लिया है, जो कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ था। और अपनी लगातार दूसरी जीत के बाद भी अब जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप की रेटिंग में ना ओवरऑल सेकंड नंबर पर आ चुका है। तो किसने कैसा खेला है और किसको कैसा खेलना चाहिए था, इससे पहले हम ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैच के ओवरऑल समरी के हवाले से कि कल का मैच किस तरह का रहा है, श्रीलंका की किस तरह की बैटिंग रही है, उन्होंने किस तरह कितना अच्छा प्ले किया है। तो जनाब श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए हमें खासतौर पर पाकिस्तान को जनाब 345 रन का ज़बरदस्त सा टारगेट दिया। और जब ये टारगेट मिला तो थोड़ा सा हमें खदशा भी पैदा हो गया कि पता नहीं हम लोग ये टारगेट पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 50-50 चांसेस लग रहे थे, दिल धक 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 कर रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जनाब पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप के बावजूद भी जो श्रीलंकन बैटर्स ने उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली थी कल। और पहले बॉलिंग में पाकिस्तान के हसन अली ने 4 विकेट्स गिराई हैं, 4 विकेट्स गिराई है, मतलब क्या बात है हसन अली की। और जब हारिस रऊफ ने वो आए मैदान में, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसके साथ साथ ही हमने देखा कि जनाब शादाब खान ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया कल के मैच में। और पाकिस्तान के मुकाबले में कोजल मेंडिस जो हैं उन्होंने जनाब 122 रन्स बनाए, जबकि सुधैरा सुमारा विक्रामा ने 108 स्कोर बनाए थे कल के मैच में। और इसके बाद जब पाकिस्तान अपनी बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में पहुंचा तो पहले ही चंद ओवर्स में जो पहली कह लें कि पार्टनरशिप थी इमामुल हक की और बाबर आजम की, और वो चंद ही ओवर्स में जनाब ख़त्म हो गई और दोनों ही पवेलियन लौट गए, दोनों ही आउट हो गए। और उस वक्त यूँ लग रहा था कि जनाब अब तो पाकिस्तान के लिए ये ख़ासतौर पर मैच जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। और शायकीन भी मुकम्मल उम्मीद हार चुके थे, जो मेरे ख्याल से स्टेडियम में भी बैठे होंगे या जो उस वक्त स्क्रीन के सामने हम लोग बैठे हुए थे। और हम भी यही सोच रहे थे कि अब तो ये दोनों ही, बाबर आजम आउट हो चुका है तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो हदफ है वो मेरे ख्याल से बग़ैर बाबर आजम के चेंज करने का हम सवाल ही नहीं पैदा कर सकते हैं या सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा हदफ हम मुकम्मल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने अपनी शानदार इनिंग्स के ज़रिए इस नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया है। मोहम्मद रिजवान ने 131 जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन्स बनाए हैं। और दोनों ने निहायत अच्छा खेल पेश किया है कल के मैच के अंदर। और जनाब शायकीन क्रिकेट के दिलों को कल इन दोनों ने ख़ास तौर पर जीत लिया है। बल्कि मोहम्मद रिजवान है वो मैन ऑफ द मैच भी कल के मैच में करार पाए हैं। तो कल इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा खेला है। उसके बाद इफ्तिखार ने भी बड़ा अच्छा खेला है। लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो दिल दुखता है ना कि जब बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जनाब बाबर आजम की जो फॉर्म है ना वो पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला जो हमारा मैच है ना वो है भारत के साथ, इंडिया के साथ पड़ने वाला है। और यकीनन वो भी एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। और इस मैच के लिए जो भारत के ख़िलाफ़ हम खेलेंगे और वो भी भारत में खेला जाएगा, हमारा जज्बा और जुनून वाकई कुछ और होने वाला है। तो तमाम शायकीन क्रिकेट इसी तरह दुआ करते रहें अपनी टीम के लिए और कोशिश करें कि अपने खिलाड़ियों को ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट करें, उन्हें वहाँ पर भी इनकरेज करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो अच्छा कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह अच्छा करते रहेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस वर्ल्ड कप में हम बड़ी कामयाबियाँ भी
समेट के ज़रूर वापस आएंगे। आगे का जो पैटर्न है ना, ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस का, क्योंकि आगे हमारा पहला मैच जो है फ़िलहाल जो होने वाला है वो है इंडिया के साथ, फिर है ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर है अफ़गानिस्तान के साथ, फिर है साउथ अफ्रीका के साथ। मतलब कह लें कि अब गेम शुरू होने वाली है, क्योंकि अब जो मैच पड़ेंगे और मैदान में जब हम उतरेंगे तो कह लें कि बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड माहौल होने वाला है आगे वाले मैचेस में। तो इसलिए हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको हम यही कहेंगे कि जनाब आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों ने इसी डेडिकेशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करनी है। और जनाब क्योंकि इंडिया के साथ है नेक्स्ट हमारा मैच, तीसरा मैच, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि हम उनके होम ग्राउंड में हैं। और अगर होम ग्राउंड में हम उन्हें हरा देंगे ना, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी विक्ट्री कोई नहीं। अगर उनको हरा दें, बाकी सबसे हार रहे ना, मेरे ख्याल से फिर भी कोई बड़ी विक्ट्री हमारी हो ही नहीं सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। हम तो यही चाहेंगे कि इन सबको हरा के जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान आए, लेकिन फिर भी हम दुआएं कर सकते हैं और हमारी दुआओं के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बाबर को ख़ास तौर पर ये कहेंगे कि जनाब आप अपने फॉर्म में आ जाएं ताकि नेक्स्ट जितने भी मैचेस हैं ना उसमें हम आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देख सकें। तो ये कुछ अहवाल था कल के मैच का जो हमने आपके साथ शेयर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से, क्योंकि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो जनाब पाकिस्तान में 7 दहाइयों बाद भी जो सिंफी इम्तियाज़ है वो ख़त्म नहीं हो सका है, क्योंकि आज दुनिया भर में पाकिस्तान समेत ये दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जनाब हमने ख़ास तौर पर जो हमारी बच्चियां हैं वो बाइख्तियार बनाना है। उस हवाले से लोगों में शऊर और जो अवेयरनेस है वो फैलानी है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2023 में ही यानी हाल ही में शाया हुई है, उसमें पाकिस्तान को टोटल 146 ममालिक में से 142वें दर्जे पर रखा गया है। यानी जो सिंफी इम्तियाज़ है उसमें हम से नीचे सिर्फ ईरान है, अलजायर है और इसके बाद अफ़गानिस्तान आता है। और 2022 में देखा जाए तो पाकिस्तान 146 में से 145वें नंबर पर था। और पाकिस्तान में लड़की की पैदाइश से ही हमें कुछ इम्तियाजी सलूक देखने को मिलता है जो तालीम, सेहत और इवन दो के नौकरी से लेकर मुख्तलिफ मराहिल में जारी ही रहता है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि जनाब उस सारी ज़िंदगी उसको ये सलूक, ये जो इम्तियाजी रवैया है, ये उसको सहना पड़ता है, इवन दो कि उसके घर में भी ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तो आज हम ख़ास तौर पर इस हवाले से ही बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, जो यूथ है उसको ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह बना सकते हैं, एम्पावर किस तरह कर सकते हैं। इनके लिए हमारे पास क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनको हम बाइख्तियार बनाने के हवाले से इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमें आज बड़ी ही ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फ़ातिमा चढ़र जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट एंड एनालिस्ट हैं, और उसके साथ साथ जनाब उन्होंने ख़वातीन के हवाले से, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम किया है। फॉर्मर चेयरपर्सन रही हैं पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। फातिमा जी आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फातिमा जी, क्योंकि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जा रहा है, तो जैसे मैं बात कही थी कि सिंफी इम्तियाज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, और वो मुझे लगता है कि हमारे घरों से ही शुरू हो जाती है कि जहाँ पर अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो उनमें बहुत ज़्यादा उस तरह क्लैरिटी नहीं होती है, बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बच्ची को इतनी ज़्यादा, इवन दो कि तालीम के हवाले से भी देखा, अभी भी बहुत सी ऐसी कह ले कि इलाके या ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर बच्ची को पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, उसको बाहर नहीं निकल दिया जाता। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सिंफी इम्तियाज़ है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आई एग्री विद योर स्टेटमेंट कि मैंने, जैसे मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, मेरा रिसेंटली कंप्लीट किया मैंने, तो मैंने इन 3 सालों में जो देखा, एक तो मेरे टेन्योर
भी आ गया। तो मैंने जो देखा, एक जो माइंडसेट है हमारा, उसमें हमने देखा कि अगर एक घर में दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं तो प्रायोरिटी पेरेंट्स ये देते हैं। शहरों में बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन रूरल एरिया में आप देखें वहाँ पे ये होता है कि बेटे पढ़ जाएं, हमने कौन सी नौकरियां करवानी है। और बेटी को डे फर्स्ट ही देखा जाता है, उसकी डाइट के से लेके मतलब ये कि बेटे को ज्यादा ताकत की जरूरत है, उससे ज्यादा अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, बेटी को उस तरह से नहीं मिले। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारा, ये बेसिकली सोसाइटल प्रॉब्लम है। और एजुकेशन चूंकि नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हालांकि एक हेल्दी और पढ़ी लिखी माँ एक हेल्दी सोसाइटी जो है वो बनाती है, और एक पढ़ी लिखी माँ एक पढ़ा लिखा मुआशरा तश्कील देती है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चियों को हम अब कोरोना के बाद, मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है शेल्टर के नाम से, जिसमें हमने स्कूल्स में ये देखा कि बच्चियों को पेरेंट्स ने कहा जी हमारे कारोबार बंद हो गए हैं, तो हमने बच्चियों को उस तरह से नहीं पढ़ा सकते जिस तरह से बच्चों को हमने पढ़ाना है। तो ये भी हमने देखा कि पेरेंट्स ने बच्चियों को घर बैठा लिया और हमने उनको कुछ जी हम कन्वेंस का खर्चा नहीं दे सकते क्योंकि हमारी जॉब्स बंद हो गई, लेकिन बच्चे पढ़े हैं। तो ये चीजें जो हैं, देखिए 11 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। वी वांट टू एम्पावर आवर वुमेन एंड आवर गर्ल्स। बेसिकली हमारा जो है एम और ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो स्कूल प्लस और यूनिवर्सिटी प्लस SUG एकेडमी के साथ मिलके, हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम स्कूल से ही बच्चियों को एम्पावर करना शुरू करें। और अगर किसी खातून के ऊपर वायलेंस होता है तो उसका भी बेसिक जाके अगर रिजल्ट उसको डिग आउट किया जाए तो यही निकलता है कि वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है किसी न किसी के ऊपर, और उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसको एजुकेशन से भी बाहर रखा जाता है। उसके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जब वो जॉब लेने जाती है तो हम देखिए एक मेल की वेजेस एक फीमेल से ज्यादा होती है और उसको वहाँ वेजेस भी पूरी नहीं दी जाती। तो इसके लिए हमने ना सिर्फ इनको एम्पावर करना है, इनको अवेयर करना है, बल्कि इनके लिए हम सब ने मिलके फाइट भी करनी है। इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमें करोड़ों खवातीन देख रही हैं, हम उनकी आवाज है। तो देखिए बात करते हैं तो बात बनती है। और मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है जब हम इस चीज के ऊपर काबू पा लेंगे। बहुत फर्क पड़ा है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था। आई बिलोंग टू अ फ्यूडल फैमिली। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो रुझान खत्म हुआ। बच्चियां पढ़ रही हैं, डॉक्टर वो टैबू आपने तोड़ा, बन रही हैं, लॉयर बन रही हैं। हाँ, वो टैबू टूटा। और वो उसकी एग्जांपल मैं थी। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली में थी जिसने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मास्टर किया, MPhil किया। अब हमारी बच्चियां माशाल्लाह क्या कुछ कर रही हैं और रोल मॉडल बनी हुई है। तो इसी तरह हमारे साथ जो लिंक लोग थे आहिस्ता आहिस्ता अवेयर होते गए। और तो इसी तरह जब हम गांव में जाते, रूरल एरिया में जाते हैं, तो हम उन लोगों को बताते हैं। हमने बहुत से प्रोग्राम ऐसे शुरू किए हैं जो खवातीन अपने घरों में बैठ के काम कर सकती हैं और साथ में ना सिर्फ फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं बल्कि बच्चियां अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकती हैं। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में लेकिन फिर फातिमा जी वो खवातीन या वो लड़कियां क्या करें जिनकी शादी हो जाती है, डिग्रीज उनके पास होती हैं, डिग्री होल्डर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, इतना अच्छा अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो उन्हें घर बिठा दिया जाता है, उन्हें नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो वो लड़कियां फिर क्या करें? देखिए ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी के ऊपर ये नहीं डाल सकते। अब एक बच्ची जिसने दिन रात मेहनत की है, पेरेंट्स ने उसको इतना पैसा खर्च किया है, लाखों रुपया खर्च किया है, और वो डॉक्टर बनती है और जैसे शादी होती है सास कहती है या हस्बैंड कहते हैं जी आप चुप करके घर बैठो, बच्चे संभालो। आप देखिए, आप सबसे पहले वो एक इंसान है, ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले वो एक इंसान है, वो क्या चाहती है। बहुत सी औरतें हैं, मैं हूँ माशाल्लाह बच्चों के साथ, और औरत से ज्यादा बड़ा कोई मैनेजर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मल्टीटास्कर होती हैं, वो घर का काम भी कर रही होती है, बाहर का काम भी कर रही होती हैं। बिल्कुल, अगर उसे थोड़ी सी घर से सपोर्ट दे, हस्बैंड सपोर्ट दे, इन-लॉ सपोर्ट करे उसको, तो वो ना सिर्फ अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती है बल्कि वो बेहतर तरीके से अपने घर और बच्चों को भी मैनेज कर सकती है। और ये पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ ये है कि हमें
आ गई तो बाहर चली जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो काम नहीं घर का करेगी। तो ये चीजें जो है इनको समझाने और समझने की जरूरत है। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है जब हम देखिए इंटरनेशनल, अगर हम कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज है तो और हमने उसको कंप्लीट करना है, तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसको हमें सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। बेटा और बेटी दोनों कमा भी सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर मर्द कमाने जा सकता है और साथ में फैमिली लाइफ को भी लेके चल सकता है तो व्हाई नॉट, औरत क्यों नहीं कर सकती? औरत भी कर सकती है, जस्ट उसे सपोर्ट की जरूरत है। जब आप उसको सपोर्ट करेंगे तो ये वो सारी चीजें कर लेगी इंशाल्लाह। हम कर रहे हैं ना, हम भी तो कर रहे हैं। तो हमें ये है कि सपोर्ट की जरूरत है और ये हमने करना है और अपनी बच्चियों को अवेयर करना है कि वो सबसे बिल्कुल पहले ऐसे ही है फातिमा जी। आपको मैं इसी बात पे सेकंड भी कहना चाहूंगी कि औरत हर चीज़ कर रही है। औरत डॉक्टर है, औरत इंजीनियर है, जो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो तामीर कराती है, उसके बाद खला में पहुंच गई है औरत। हमारी यहाँ की पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वहाँ पर जा रही हैं, खेल के मैदान में हमारा नाम रोशन कर रही हैं। मतलब हर फील्ड में अब हमें ख़वातीन जो है वो सरे फहरिस्त नज़र आती हैं, जो अपना नाम भी रोशन कर रही होती हैं, हमारा नाम भी रोशन कर रही होती हैं। और सिर्फ मैं ये कहूँगी इस वजह से कि उनके घर वाले उनकी बैकबोन होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो आगे एक्सेल करती हैं उस फील्ड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको सपोर्ट किया जाए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए तो देखिए जो बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनके पास स्किल है। हम उनको ये स्कूल प्लस और यूनिवर्सिटी प्लस एससीजी का जो एक प्लान है वो यही है कि हम उन बच्चियों को जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, हम चाहते हैं कि हम उनको एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेट करें ताकि वो ना सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करते बल्कि अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सके और अपने आप को दुनिया में मनवाएं, जो वो करना चाहती है वो कर सके। और इंशाल्लाह बच्चियां कर रही हैं, हमारे पास बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो एजुकेशन भी हासिल कर रही हैं, साथ में छोटे मोटे बिजनेस भी कर रही हैं और फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं, अपनी एजुकेशन का खर्चा भी उठा रही हैं। तो दिस इज द रोल मॉडल। हमें ना सिर्फ ऐसी बच्चियों को आगे लेके आना चाहिए बल्कि उनको बताना चाहिए कि दूसरी बच्चियों को भी, बल्कि मैं चाहूंगी कि आप मुझे अगर मौका दें तो मैं अपनी बच्चियों को आपके मॉर्निंग शो में लेके आऊं जरूर ताकि जरूर वो बता सकें कि किस तरह से वो घर बैठ के ना सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट दे रही हैं बल्कि अपनी जो फैमिली की भी सपोर्ट कर रही हैं। और मैं तो चाहूंगी कि आप उन्हें भी लेकर आएं और आप भी उनके साथ आएं ताकि पता चल सके उनके सफ़र के बारे में, उन्होंने किस तरह इस जर्नी को आगे लेके चली और आपने किस तरह उन्हें सपोर्ट किया। हम तो चाहेंगे, हम तो आपको इनवाइट भी करते हैं। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल कम। मैं अभी तो ट्रेवल में थी लेकिन मैंने फिर कहा कि प्रोग्राम आपका चूंकि है और जागो लाहौर से मेरा बड़ा ताल्लुक है, आपके बहुत से मॉर्निंग शोज में मैं आई हूँ और मेरे ख्याल में हमें अवेयर करना चाहिए और अपनी आवाज अपनी दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो अभी गाँव में शहरों में हमें देखते हैं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा टूल है मीडिया और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इससे जहन चेंज होते हैं, बेशक बेशक चेंज होते हैं। हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं फातिमा जी कि हम आवाज़ उठा सके। ये तमाम तो जितने भी इश्यूज़ खासतौर पर हमारे जो सोसाइटी में हाईलाइट हो रहे होते हैं, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हो जाएं या लड़कियों के औरतों के हकूक़ के हवाले से हो जाए, तो हम जहाँ तक हो सकता है अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा जी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ख़ासतौर पर इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने हमारे साथ बात की है, क्योंकि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जा रहा है कि बच्चियों को किस तरह आपने बाइख्तियार बनाना है, उनको किस तरह उनके हुकूक मुहैया करने हैं, उनको सोसाइटी उनके लिए हमने किस तरह की तश्कील देनी है जहाँ पर वो बाहर जाके अपना नाम रोशन कर सके, नौकरी कर सके, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह देनी है। और सबसे ज़्यादा हमारे इसमें पेरेंट्स का अहम रोल होता है कि उन्होंने किस तरह अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को सपोर्ट करना है। तो इस पर हमने बात की, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं और सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, तो उनकी तरफ चलते हैं और वो कौन सा योगा टिप्स हमें देने वाली हैं तो वो चल के देखते हैं। जी सुलाफे, ओवर टू यू। स्टैंडिंग वर्कआउट की स्टैंडिंग वर्कआउट, इसमें सबसे ज़्यादा फ़न ये होता है कि आपको फ्लोर पर नहीं आना पड़ता, यानी कि आप जिस जगह पर हो और थोड़ी सी जगह पर रहते हुए आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वार्म अप करना होगा, अच्छा सा स्ट्रेचिंग करनी होगी, डायनामिक
डायनामिक स्ट्रेचिंग पहले, यानी जिसमें रोटेशन या जिसमें मूवमेंट होती है, और स्टैटिक रोटेशन आप बाद में करेंगे, यानी कि जिसके अंदर आप थोड़ा सा होल्ड कर रहे होते हैं। तो उसको करने के बाद, वार्म अप करने के बाद आप अपने वर्कआउट की तरफ आ जाएंगे। आपने स्टांस लिया अपना, जितने भी लेग्स को आप वाइड कर सकते हैं। शुरू किया मेरी फेवरेट एक्सरसाइज से, स्क्वाट से। स्क्वाट किया आपने, स्क्वाट करने के बाद आपने साइड पर किक कर दिया, अगेन स्क्वाट। इस तरह आप 10 से 12 दफ़ा कर सकते हैं, 2 से 3 सेट्स के अंदर आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। स्क्वाट के बाद आपको क्या करना होगा, आपके हाथ होंगे इन दी एयर, यहाँ पर आप अपने टॉर्सो को ट्विस्ट करेंगे जितना इजीली आप कर सकें, लेकिन इनहेल करते हुए जाएंगे। कुछ देर यहाँ रहने के बाद एक्सहेल करते हुए वापस आए, इनहेल। इसको आप अपनी ईज़ के मुताबिक करेंगे, ज़्यादा आपने खुद को टर्न करने की कोशिश नहीं करनी, जितना भी आपसे ट्विस्ट किया जाए। या आप यहाँ हाथ रख सकते हैं और आपने खुद को मूव किया जितना आप आसानी से मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम मैट की बात कर रहे हो तो क्रैब वॉक ना हो, ये नहीं हो सकता। आपने क्या किया कि क्रैब वॉक यानी मैट के एंड पर आ गए और आप अपनी स्क्वाट की पोजीशन के अंदर गए। जैसे ही आप स्क्वाट के अंदर गए, आपने वहाँ पर वॉक करना शुरू कर देना है। इसको क्रैब वॉक इसलिए कहते हैं कि क्रैब की जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल इसी तरह होती है। अब जैसे ही आपने एक सर्कल यानी मैट से एक तरफ आपने चक्कर लगाना है, वो आपका एक सर्कल कंप्लीट होगा। इस तरह के सर्कल आप 12 से 15 कर सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा। साथ ही अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं और आपको स्क्वाट मेरी तरह पसंद है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, उसके बाद आप अपनी काव्स को रेज कर लें। ये कंपाउंड में एक तरह से चला जाएगा, लेकिन किस तरह होगा, इनहेल, एक्सहेल और काव्स को अपनी रेज कर लें। इसके अलावा आपकी जो बाइसिकल होगी या एब क्रंच हमारा इस तरह से होता है कि आपने अपने टॉर्सो को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और अपनी लेग को रेज करना है और अपनी एल्बो से टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह से कोशिश करें कि आपका बैलेंस बना रहे। यहाँ टॉर्सो को थोड़ा सा ट्विस्ट करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके कोर का इसके अंदर इंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसकी इस तरह की 12 से 15 रेपिटेशन करनी होगी या 30 सेकंड तक आप इस एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। दूसरी लेग पर आप स्विच कर जाएंगे या आप एक साथ पीस को कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग में क्या आएगा, आपके ओब्लिक्स की ये एक्सरसाइज भी ओब्लिक की थी जो लास्ट थी। इसमें क्या होता है, आप टर्न कर जाएं, जितना आप बेंड हो सकते हैं बेंड किया। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए आप ऊपर आ गए। इसके अलावा हग योर सेल्फ जो हम कहते हैं, ये एक लव के लिए भी कहा जाता है। वो लोग जिनके अंदर कंपैशन की थोड़ी सी कमी होती है या सेल्फ लव की कमी होती है, तो उनको हम योगा में सिखाते हैं कि आप हग योर सेल्फ, यहाँ ट्विस्ट एंड दूसरी साइड। जब भी आप टर्न करेंगे इनहेल करेंगे, वापस आएंगे एक्सहेल करेंगे, लेकिन स्लोली स्लोली करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर नीज़ को टच करना होगा। नीज़ को टच करना है आपको 30 टाइम्स, इसको काउंट करना है 2 से 3 सेट्स के अंदर। इसके अलावा आपका साइड लंज होगा या जिसे हम लेटरल लंज कहते हैं। आपने अपना स्टैंस ले लिया, जितनी आप लेग्स को वाइड कर सकते हैं उसमें से एक साइड पे आप बेंड करेंगे खुद को, एक साइड पे गए, गुड। दोबारा फिर उस पर स्विच करेंगे एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इसके बाद आप जाएंगे अपने सोमो स्क्वाट में। सोमो स्क्वाट मीन्स थोड़ा सा वाइड स्क्वाट होता है। वाइड स्क्वाट को इनहेल एक्सहेल, इसी तरह 30 सेकंड तक आप इसको दोहरा सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइजेज आप अपनी मर्जी की चूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको 30 सेकंड तक या 40 सेकंड तक दोहरा सकते हैं या 12 से 15 रेपिटेशन के अंदर आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टो टैप्स आता है। अगर आप इसको तेज़ी से परफॉर्म करते हैं, यानी कि तेज़ कर रहे हो आप इसको, आपका हार्ट रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा सॉरी। इसके अलावा आपको क्या करना है, इनहेल किया आपने, inhale, stretch and exhale. Inhale
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ज़िंदगी ना हमारी इस कदर मसरूफ़ हो चुकी है कि बाज़ औक़ात हम ख़ुद को भी वक्त नहीं दे पाते हैं और हम अपनी सुबह से शाम की ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम कुदरत की दी गई जो नेमतें हैं उनके हसूल से भी महरूम हो जाते हैं। सर्दियाँ चूँकि शुरू होते ही बहुत से लोगों को हड्डियों और जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम सूरज से जो मिलने वाली विटामिन डी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त मिलती है, जिसके लिए कोई आपको ख़र्चा नहीं करना पड़ता, वो भी हम नहीं हासिल कर पाते और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि हम खुद के फ़ायदे के लिए कुछ देर धूप में बैठ जाएं। तो ऐसे में हम फिर विटामिन डी के मुतबादिल की तलाश शुरू कर देते हैं कि कैसे और किस तरह हमने विटामिन डी हासिल करनी है। तो आज हम अपनी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनसे यही जानेंगे अपने शो में कि जनाब किस तरह के फल या फिर सब्जियों के इस्तेमाल से हम अपनी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, कौन कौन से हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या डॉक्टर से पूछे बगैर खाने भी चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर समन इश्तियाक मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। डॉक्टर समन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जनाब उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह मैं विटामिन डी के हवाले से बात करी थी, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे हड्डियों के स्ट्रक्चर को मज़बूत बनाने के लिए विटामिन डी की हमें अशद ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम लाइल्म होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमने जनाब विटामिन डी कहाँ से हासिल करनी है। एक तो हम लोग डेयरी जो हमारी आइटम्स है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूध दही का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते हैं और उसके साथ साथ जनाब जिस तरह मुफ्त में हमें एक चीज़ मिल रही होती है, धूप, जिसको हम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी मिल सके, और जब वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है हमारे जिस्म के अंदर तो हमारी हड्डियां जो हैं वो दर्द होती हैं। आप किसी भी यंगस्टर को देख लें, या पहले ये देखा जाता था कि जनाब जो उम्र रसीदा लोग हो जाते हैं 40 प्लस या 50 प्लस, उनमें ये जो अमराज थे उनकी तशखीस होती थी या वो इस हवाले से शिकायत करते हुए नज़र आते थे कि हमारी हड्डियां दर्द हो रही हैं, टांगे, बाजू, कंधे। लेकिन अब ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। एक तो जनाब हमारे जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, हमारी खाने की आदत, हमारी ग़िज़ाई आदत अच्छी नहीं है, हम लोग अच्छा नहीं खाते हैं। आप जितने भी बच्चों को देख लें सभी फ़ास्ट फूड का कह लें कि इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड के शदाई होते हैं कि हम लोगों ने खाना है बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये हर चीज़ हम लोगों ने खानी है, लेकिन जो असली ग़िज़ा होती है जिससे हमें तमाम तर न्यूट्रिशंस मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हम लोग वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जिसमें सबसे बेहतरीन जो एलिमेंट है, जो न्यूट्रिएंट कहूँगी, वो जनाब विटामिन डी होता है। वो कौन कौन सी सब्जियों से मिलता है, कौन कौन सी जनाब हमें फलों से ये मिलता है। और मैंने एक बड़ी आम प्रैक्टिस भी लोगों में ये देखी है, नोटिस भी की है कि हम लोग, अगर कोई एक बंदा ख़ास तौर पर सप्लीमेंट्स ले रहा होता है, मल्टी विटामिन्स खा रहा होता है, वो चाहे विटामिन डी के हो जाएँ या किसी और विटामिन्स के हो जाएँ, तो हम दूसरों को भी सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ये जाने बगैर कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि मुझे तो इससे फ़ायदा हो रहा है, मैंने नोटिस किया, मैं भी खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो आप भी इसको जो है ना, आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करना है। तो हम बग़ैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए, प्रिस्क्राइब्ड कराए, हम उन विटामिन्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर्स ख़ास तौर पर इस चीज़ की तलकीन करते हैं कि बग़ैर डॉक्टर से पूछे, बग़ैर प्रिस्क्राइब्ड कराए विटामिन्स नहीं खाने चाहिए। वो चाहे मल्टी विटामिन्स हो जाए, वो चाहे विटामिन डी हो जाए, विटामिन सी हो जाए, कोई भी विटामिन हो जाए, बिकॉज़ उसकी ज़्यादती भी आपके जिस्म के लिए जनाब नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो हमेशा से मैंने अपने शो में ख़ास तौर पर इस हवाले से आप लोगों को अवेयर किया है कि जनाब आपने जो भी चीज़ खानी है, जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करना है, डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। ख़ुद डॉक्टर ना बने, ना ही जो आप लोगों के इर्द गिर्द जो नीम हकीम ख़तरा जान होते हैं ना, उनसे भी हमें बचने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम तो हमें लग रहा होता है कि हम शायद इस चीज़ का इंटेक कर लेंगे, खाना शुरू कर देंगे तो हम शायद बेहतर फ़ील करें या हम एनर्जेटिक फ़ील करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जो इसके लॉन्ग टर्म जो नुकसानात हैं ना, फिर वो हमारे सामने आते हैं और फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं जब हमारी लास्ट स्टेज हो जाती है किसी भी चीज़ की, किसी भी मर्ज़ की, तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं और फिर डॉक्टर के पास भी कोई जनाब टूल नहीं बचता है, कोई भी हल नहीं बचता है, सोल्यूशन नहीं बचता है कि आपको उस बीमारी से निकाल सके। तो इसलिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है बड़े ही देखभाल के साथ, गौर व फिक्र के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये तो थी जनाब विटामिन डी की कहानी कि आपने किस तरह इस चीज़ को ओवरकम करना है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं। ये तो मैं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बता रही थी कि हमारे इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें चल रहा होता है। बेहतर जो है यहाँ तो आपको डॉक्टर बता सकता है या तो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट बता सकती है कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, क्या नहीं करना है। आपको विटामिन डी जो है वो टैबलेट की फॉर्म में मिल जाती है, आपको विटामिन डी जो है वो जनाब आपको कैप्सूल्स की शक्ल में भी मिल जाती है और विटामिन डी के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। ये 3 फॉर्म होती है जनाब कि आप लोगों ने विटामिन डी किस तरह लेनी है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर समन से दोबारा से राब्ता बहाल हो चुका है, कनेक्ट कर चुके हैं हम उनसे, दोबारा से उनसे पूछते हैं। डॉक्टर समन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप डॉक्टर समन? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समन, विटामिन डी मुझे बताइएगा इसकी कितनी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को? अच्छा मुनीबा, बेसिकली जो विटामिन डी है वो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मेरी वो कनेक्शन का थोड़ा इशू आ रहा था। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है विटामिन है, क्योंकि जब भी इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें हड्डियों का मसला आता है। आप देखें कि एशियन पॉपुलेशन में आप बच्चों से लेकर एडल्ट में देख लें या बुढ़ापे में देख लें तो आजकल बच्चों में 80% हड्डियों का ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, किसी का कैंसर हमारे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी जाना शुरू होती है। इसकी मेन वजूहत ये है कि सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट सोर्स है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, सूरज, वो विटामिन डी हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम जाके सूरज के आगे बैठ सके। तो एक तो मेन डेफिशिएंसी इसकी वजह से होती है। दूसरा, विटामिन डी हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट में बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम मिकदार में। तो इसीलिए हम न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर्स जो है वो विटामिन डी का जो इंजेक्शन है या दवाइयाँ हैं वो रिकमेंड करते हैं ताकि वो आपको डाइट के साथ साथ कुछ सपोर्ट दे सकें और आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी से उसको कम से कम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन कौन सी डाइट्स हो सकती हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनके थ्रू हम लोग विटामिन डी हासिल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? मुनीबा, आपकी आवाज़ कट हो रही है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर समन कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनको हम लोग जिनसे विटामिन डी जो है वो हासिल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? दूध है, दूध से बनी चीजें, पनीर, मक्खन, दही, दूध इसमें पाया जाता है। फिश विटामिन डी का बहुत रिचेस्ट सोर्स है। इसके अलावा सीड्स जिसमें अलसी के बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, तिल है, ये विटामिन डी के रिचेस्ट सोर्स है। और हमेशा मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि जब हम कैल्शियम लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। तो विटामिन डी हम डाइट से, डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं या फिश से ले सकते हैं या नट्स में होता है और सीड्स में पाया जाता है। ओके। और इसकी विटामिन डी की अब बहुत सारी फॉर्म्स भी आती हैं, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि कुछ टैबलेट्स खाते हैं, कुछ इसके इंजेक्शंस होते हैं वो मिलते हैं, कुछ कैप्सूल्स इसके होते हैं वो खाते हैं। तो क्या हमें वो भी लेने चाहिए? अच्छा मुनीबा, वो उसमें सबसे पहले ये होता है कि विटामिन डी का हम टेस्ट करवाते हैं। अगर तो 25 से अबव आता है तो वो नॉर्मल है, 25 से 30। बट अगर बिलो 25-30 आता है तो डिपेंड करता है कि आपने इंजेक्शन की कितनी डोज देनी है और आपने मेडिसिन की कितनी डोज देनी है। ये एज पे भी वेरी करता है, ये आपकी जो वैल्यूज होती हैं उस पर भी वेरी करता है। अगर आपकी बहुत सीवियर डेफिशिएंसी आती है तो हम वंस अ वीक रिकमेंड कर देते हैं। अगर आपकी इतनी ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी नहीं आती तो हम इसको वंस अ मंथ रिकमेंड करते हैं। लेकिन हमें क्या पता चल सकता है डॉक्टर समन के विटामिन डी की डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसके साइंस हो सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो विटामिन डी की कमी है? अच्छा मुनीबा, इसमें सबसे ज्यादा जो विटामिन डी के सिम्टम्स हैं वो बेसिकली ये है कि आप
8 घंटे की अगर नींद भी पूरी कर लेंगे ना, तो जब आप उठेंगे तो आप एक लेथार्जी और बड़ा आप थके थके आपको महसूस होगा। सेकेंडली ये है कि ये आपकी हड्डियों में और जोड़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से पेन होती है, और बहुत severe पेन होती है। उसके अलावा आपके मूड स्विंग जो है वो बहुत होते हैं कि आप लेथार्जी बहुत फील करते हैं, थके हुए बहुत फील करते हैं। ये मेनली सिम्टम है। अगर बच्चों को थोड़ा सा भी भागने का भी कहते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा भाग दौड़ करने के बाद थक जाते हैं। तो उसमें बेसिकली आपकी हड्डियां स्ट्रांग नहीं होती, आपकी बॉडी में, आपकी बोन्स में विटामिन डी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। और ये साइंस एंड सिम्टम्स है ख़ासतौर पर विटामिन डी के हवाले से कि आप लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह और कौन कौन से जनाब आपको साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं जिनको बनाकर, जिनको जानकर आप लोगों ने विटामिन डी की कमी को पूरा करना है। अच्छा, दूसरा कि आजकल जैसे मैं बात करी थी ख़ासतौर पर यंगस्टर्स में है ना, विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। शिकायत करते हैं कि हमारी बोन्स जो है वो वीक हो गई हैं, या उनमें आवाज़ें आती हैं, या उनमें दर्द होती है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर समन कि वो अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर लें? अच्छा मनी भाई, बेसिकली बच्चों में अगर देखा जाए तो इसकी प्रीवलेंस बहुत ज़्यादा है। वो इसकी मेन वजह ये है कि बच्चों का आजकल इतना वो नहीं है कि वो जो है सन की या धूप में जाकर बैठ सके। आजकल वो स्क्रीनिंग आ गई है, बच्चे घर में ही एक कमरे में ही बैठकर जो है वो टाइम गुजार लेते हैं। तो एक तो ये है कि अब आगे विंटर्स हैं, तो बच्चों को धूप में थोड़ा टाइम ज़रूर जो है वो बिठाना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों की डाइट में डेली बेसिस पे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ें, उनका ऐड ज़रूर करें। और उसके अलावा फिश वंस अ वीक वो आप ले सकते हैं। अगर वंस अ वीक आप फिश नहीं कंज्यूम कर सकते, सो सीड्स होती हैं अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड्स, इनका और नट्स, इनका पाउडर बना के बच्चों के शेक्स में ऐड ऑन कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके बच्चों के विटामिन डी की गमीज होती हैं, मेडिसिन होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, आप वो उनकी रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग उनको बच्चों को वो पिला सकते हैं। ओके, ये बच्चों के हवाले से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बच्चे नहीं खा सकते हैं, नट्स नहीं खाते हैं या सीड्स नहीं खाते, तो उसका पाउडर बना के जो है ना उनके दूध के अंदर मिला के उन्हें दिया जा सकता है, जिसकी वजह से विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर समन इश्तियाक मौजूद थी, हमें बता रही थी जनाब कि किस तरह विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है सब्जियों के थ्रू, फल खा के, और नट्स के अंदर विटामिन डी आपको मिलता है, सीड्स के अंदर आपको विटामिन डी मिलता है। तो बच्चों को भी अपनी जो जनाब ग़िज़ा है उसको बेहतर बनाएं, बच्चों के हवाले से भी उसको इंश्योर करें कि वो अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, पी रहे हैं, ताकि विटामिन डी की कमी ना हो सके। तो हमारे साथ डॉक्टर समन इश्तियाक मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट थी। डॉक्टर समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे से डिस्कशन की है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद जनाब सेहत के हवाले से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ना कभी भी आसान नहीं रहती, और ख़ासतौर पर उन लोगों की ज़िंदगी जो एक बड़ी आम मगर कह लें कि पुरअसरार बीमारियों के शिकार होते हैं, और उसको तिब्बी ज़बान में मोशन सिकनेस कहा जाता है। मोशन सिकनेस क्या है जनाब कि अगर आप गाड़ी का सफ़र कर रहे हैं या समंदर किनारे गए हैं और वहाँ पे आपको कश्ती में बैठने का इश्तियाक हो गया है या दिल कर पड़ा है, उसमें अगर आप सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप प्लेन में सफ़र करने के दौरान लोगों को मतली, कै या सर चकराने या फिर दीगर मसाइल का सामना हो, तो उसे मोशन सिकनेस की बीमारी का नतीजा करार दिया जाता है। और कुछ अफराद तो गाड़ी में बैठते ही ख़ुद को बीमार महसूस करने लग जाते हैं, यानी उनका सर चकराने लग जाता है या उन्हें मतली का एहसास होता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पर ख़वातीन और माइग्रेन के शिकार अफराद में जो मोशन सिकनेस का ख़तरा है ना, वो ज़्यादा होता है। और इसकी मुमकिन वजूहात क्या हैं, ये होता क्यों है और इसका इलाज क्या है, ऐसे और भी बहुत से सवाल आते हैं हमारे जहन में, जिसके आज हमने जवाब लेने हैं। और इस पर हमने बात भी करनी है कि जनाब ये मोशन सिकनेस है क्या, और इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती है, इसको बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि आज तक इसका कोई अप्रोप्रिएट इलाज नहीं है, कि आप लोगों ने एहतियात ही बरतनी है। आपके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपके अजीज़ो अकारिब में लोग होंगे जो सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करते होंगे, अपने आप को सेंसलेस फ़ील करते होंगे, कहते होंगे जनाब मुझे कै आ रही है, मैं सफ़र नहीं कर सकता, मुझे घर में रहने दो, सर चक्कर आता है, जनाब वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए।
तो ये क्यों होता है, क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात भी करानी है, लेकिन यहाँ पे जनाब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि हमने मोशन सिकनेस के हवाले से बात करनी है और उस हवाले से जनाब हमें आज ज्वाइन किया है इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हुमायूं साहब हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं और उसके साथ साथ PMA एंटी क्वैकरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मोशन सिकनेस, लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि ये भी एक बीमारी है और लोग बड़ा ही डिस्टर्ब रहते हैं, ख़ासतौर पर इस वजह से सफ़र नहीं कर पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। अगर सफ़र कर ही लेते हैं तो कै आना, मतली होना, सर चकराना, ये बड़ी बहुत ही बुरी हालत होती है उनकी। तो क्यों, इसकी वजूहात क्या है, क्या कॉजेज़ हैं इसकी? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अक्सर लोगों को इसका पता नहीं है कि ये क्या बीमारी है क्या। और अगर आप 80% लोगों से पूछे ना कि मोशन सिकनेस क्या है, तो वो समझेंगे कोई ये लूज मोशन से रिलेटेड कोई चीज़ है। और यकीन करें कि मैंने इसको कल मैंने थोड़ा सा सर्वे भी किया है, तो अक्सर जो इवन पैरामेडिक स्टाफ, अच्छा, दे वर नॉट नोइंग कि ये मोशन सिकनेस जो है कोई और चीज़ है, वो लूज मोशन के साथ इसको कोरिलेट कर रहे थे। तो पब्लिक, आम जो पब्लिक है वो तो समझे कि उसको क्या पता होगा कि ये मोशन सिकनेस है कि। और एग्जैक्टली, हाँ जी, फर्स्ट टाइम मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये मोशन सिकनेस का आप मेंशन कर रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं कि लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अक्सर लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम की वजह से सफ़र करने से घबराते हैं। यकीन करें, उनको सफ़र का फोबिया होता है। इस फोबिया एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप फोबिक एंजाइटी जो होती है, और ये रीज़न यही होती है कि ड्यूरिंग माई ट्रैवलिंग मुझे जो है कहीं ये वॉमिट ना आ जाए, इस तरह की कैफियत ना हो। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मोशन सिकनेस है क्या? जी जी, ये ट्रैवल सिकनेस है। ओके। इसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो नोजिया लाइक, मतली आना। अच्छा, ग्रीक वर्ड है नोजिया, इसका मैनी है शिप सिकनेस। अच्छा, शिपनेस पे लोग जाते थे ना, तो उसमें उनको यही प्रॉब्लम होती थी। तो उससे ये नाम जो चला है मोशन सिकनेस। आप इसको ट्रैवल सिकनेस कह सकते हैं और भी नाम ले सकते हैं। किसी भी अगर गाड़ी पे, अपनी कार पे सफ़र कर रहा है उसमें हो सकता है, ट्रेन में सफ़र कर सकता है, बस में अगर सफ़र कर रहे हैं, हाँ जी, प्लेन में, हाँ जी, या बच्चे जो वो राइड्स ले रहे होते हैं, उस पे टर्न्स एंड वो सारे होते हैं, अप डाउन टर्न्स, उसकी वजह से भी, हाँ, उससे भी ये जो है ना मोशन सिकनेस हो सकती है। होता असल में ये है, हमारा जो इनर ईयर है उसमें वेस्टिब्यूल एक एरिया होता है जिसमें सेमी सर्कुलर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, जिसमें लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। और वो मकसद है कि उसकी मोशन से हमारा जो ब्रेन है वो सेंस करता है कि हमारा इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डिफरेंट किस्म की जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन को पहुंच रहे होते हैं। एक सिग्नल तो हमारे आइज के थ्रू पहुंच रहा होता है, हाँ, यानी हम बाहर देख रहे हैं, हाँ, थिंग्स आर मूविंग, ठीक है। हम बैठे हुए हैं और वो स्टैटिक है, हाँ, वो सिग्नल भी जा रहा है कि हम स्टैटिक हैं। और जो हम आइज के थ्रू देख रहे हैं वो सिग्नल जा रहा है कि हम इन मोशन हैं। तो ये जो कंफ्यूजन जाती है ना ब्रेन में, दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड मोशन सिकनेस। ओके, ठीक है ना जी। और इसमें बिल्कुल सही आपने फरमाया कि माइग्रेन और इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं, हार्मोनल चीज़ें हैं, लेडीज़ में ये वैसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये बढ़ जाता है, बच्चों में भी होता है। जी जी, बच्चों में 2 साल से कम उम्र के बच्चों में तो नहीं होता, लेकिन 5 से लेकर 9-10 साल का जो लोग तो डॉक्टर साहब बच्चों को बिठाते भी नहीं है गाड़ियों में कि गाड़ियाँ गंदी कर देंगे कह करके, वॉमिटिंग करके। हाँ, वो आमतौर पर 5 से लेकर 10 साल की उम्र तक जो बच्चों में वो ज़्यादा होता है। और इसमें जो सिम्टम्स आती हैं बिल्कुल इन द वेरी बिगनिंग, वो
मतली की कैफियत होती है। ठीक है, नौजिया होना शुरू हो जाता हाँ, है। और ठीक उसके है। बाद ऐसे फील होता है जैसे मैदा भरा हुआ है, टाइटी बढ़ जाती है। ओके। हम देखें ये वजन कम करने वाली मेडिसिन यूज करते हैं ना, तो वो क्या करती हैं, वो मैदे की स्टाइटी बढ़ा देती हैं, फुलनेस बढ़ा देती हैं। फील होता है कि हमें जरूरत नहीं है हमने खाने की, हाँ बल्कि जो खाया है हुआ वो है। भी निकाल दें, ठीक है ना। तो ये एक उसकी कैफियत होती है। उसके बाद साथ सेलिवेशन बढ़ जाती है, और मुंह का पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, हेडेक हो जाता है। ओके। तो ये सारी कैफियत जो है ये मोशन सिकनेस के साथ, और ये वेरी भी करती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। बाद में इतनी ज़्यादा होती है कि वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, बाद में माइल्ड किस्म की सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, कि वो बर्दाश्त हो हाँ जी। सकती हैं। हमने मतलब सर्वे के मुताबिक जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का सर्वे है, वो ये कहती है कि तकरीबन 28% लोगों में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उसमें ये होती है, मोशन सिकनेस Motion होती है। sickness है। ठीक है, ओके। और उसमें जो है जो कार के ज़रिए सफ़र करते हैं उसमें ज़रा कम है। बाई एयर जो सफ़र कर रहे हैं उस बाई एयर में कम है, गाड़ी के थ्रू, ट्रेन के थ्रू ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो रोड ट्रेवल कर रहे हैं रोड उनमें ट्रैवल ज्यादा है। ठीक उसमें है। ज़्यादा है, तो बाई एयर ज़रा कम है। उसकी मकसद है कि ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ दी बॉडी, वो आप कह सकते हैं कि एक वजह ये भी है कि मूवमेंट्स जो है बॉडी की अपनी जो है वो अफेक्ट कर सकती है, या और भी रीज़न हो सकती है। और इसमें जो सीवियर कंडीशन है तकरीबन 2% लोगों में वो थोड़ा सा सीरियस होता है, जिसमें वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आती है, पूरे बहुत ज्यादा रास्ते वो वॉमिटिंग करते हाँ रहते जी। हैं। अच्छा, इसमें अक्सर लोगों को तो इसका अपना पता नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है। विद द वेरी फर्स्ट टाइम जब होता है, फर्स्ट टाइम जब होगा तो उसमें जाहिर है खाना पीना भी किया होता है, पेट भरा हुआ होता है, तो वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है। तो जिन लोगों को पता है वो तो अपना अवॉइड कर लेते वो हैं। अवॉइड करते हैं, वो जब सफर करते हैं तो उससे पहले कुछ खाते पीते नहीं है, वो कहते हैं कि हमने नहीं खाना है। हाँ, पहले कुछ नहीं खाना। स्टमक में कोई हैवी चीजें कोई भरे ना स्टमक को, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो है खाना पीना वो बंदा साथ कर सकता है जो इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस तरह मैं आपसे पहले भी बात करी थी कि हम यहाँ पे खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, एक दूसरे के ना डॉक्टर बन जाते हैं, फैमिली फिजिशियन खुद ही एक दूसरे को चेक करना शुरू कर देते हैं, तशखीस करते हैं। अब जैसे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है अगर सफ़र के दौरान, तो लोग कहते हैं जी लीमू खा लें आप जी, जो है ना बेवरेज के अंदर नमक डाल के पी लें। तो क्या ये चीज़ें हमें टोटके करने चाहिए, ये कारआमद साबित हो भी सकते हैं या वो उस कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर सकते हैं? देखिए जी, हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जी, यानी ऐसी मेडिसिन जिसके ऊपर कोई तहकीक मौजूद है। तहकीक के भी दर्जे हैं, ए कैटेगरी, बी और सी कैटेगरी की तहकीक होती है। इसका नाम दिया गया है ना, ए कैटेगरी बहुत आला किस्म की रिसर्च कैटेगरी होती है। तो ये तहकीक के बगैर जो बात करनी होती है ना, ये नुकसान ये टोटके जो होती है ना, घरेलू टोटके, हम हर आजकल सोशल मीडिया पे बड़े टोटके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ जी। और अक्सर टोटके जो है ना सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये जो बात आपने कही, दूसरा ये है कि अपने तौर पे मेडिकेशन जो घरों में हर घर में 2-3 डॉक्टर तो होते ही हैं, वो तो इतना माशाल्लाह पाकिस्तान में डॉक्टर वैसे बहुत ज़्यादा हैं। डिग्री लिए बगैर डॉक्टर बने हुए होते हैं वो डिग्री लिए बगैर भी होते हैं। और बाहर जाएंगे ना तो बाहर के लोग जो है ना बड़े पर्टिकुलर होते हैं, अमेरिकन वगैरह। तो वो अगर डॉक्टर PhD की हुई है तो अगर उनको कोई डॉक्टर, वो कहता है मैं आई एम ए PhD डॉक्टर, आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर। ओके। तो यहाँ पे जो हमारे क्वैक हजरात हैं ना, वो यहाँ पे मशहूर हुआ होता है ना डॉक्टर, तो बाहर जाके भी डॉक्टर ही कहलाते हैं वो। तो क्या इंप्रेशन देंगे वो बाकी बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान का डॉक्टर का, ठीक है ना जी। ये चीज़ बड़ी अच्छी आपने की है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हर चीज़ का एक रिसर्च के बाद वो बात आती है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। जी। अच्छा, अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के रिसर्च के मुताबिक जो एविडेंस मेडिसिन है ना मोशन सिकनेस की, वो स्कोपोलामीन पैच होते हैं और डर्मल पैच होता है। उसमें क्या होता है? वो तकरीबन 3-4 घंटे पहले कान के पिछले हिस्से में ना वो पैच लगा देते हैं। वो एक मेडिसिन होती है जो कि मोशन सिकनेस को बचाती है। यानी दिस इज दी ओनली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो हम करते हैं एविडेंस बेस्ड। उसके बाद एंटीहिस्टामीन का जिक्र आता है, ठीक है। एंटीहिस्टामीन में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की होती हैं। जो फर्स्ट में है एंटीहिस्टामीन वो यूज़ होती हैं। सेकंड जो होती है ना नॉन सेडेटिव टाइप जो आती हैं,
ऑनडेनिस्टीरोन आती है या कैस्टीन टाइप आती है, वो सेकंड जनरेशन में आती है। फर्स्ट जनरेशन में साइक्लिजीन आ जाती है, ड्रामामीन आ जाती है, ठीक है, डाइफिन हाइड्रीनेट आ जाती है, प्रोमेथाजीन आ जाती है, स्टेमेटिल वगैरह। ये फर्स्ट जनरेशन में मेडिकेशंस आती हैं। इनको भी आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि कम से कम जो है ट्रैवलिंग के 2 घंटे पहले आपने मेडिकेशन टैबलेट ले लेनी है, ठीक है। और वो आप रिपीट कर सकते हैं हर 4 घंटे और के खाना बाद। पीना नहीं खाना 2 घंटे अच्छा, पहले? खाने पीने का ये है कि अगर आप कोशिश करें कि 2 घंटे से पहले खा लें जो कुछ खाना है, वो हल्का फुल्का खाएं, वो भी ठीक है। उसमें हैवी ना हो, ओके, और उसके बाद ना लें, क्योंकि वॉमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही, नो ठीक है। डाउट वॉमिटिंग की परसेंटेज 2% है, लेकिन हो जाती है। तो ओके। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसके बाद फिर मेडिसिन ये खा लें। जाहिर है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एम्बेरसमेंट हो जाती है, जी, अगर जी। वॉमिटिंग हो रही है, सारा मसला होता है। ट्रैवल्स जो साथ बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको भी, तो इन चीज़ से बचने के लिए हम देखें ना, ये आप क्या है हकूक़ुल बात कही आ गया ना बीच में कि लोगों के साथ दूसरों को तंग ना करें आप अपना ट्रैवल के दौरान। तो ये मकसद कर लें, उसके बाद टैबलेट साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मकसद है कि इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि वो आप अदरक का पीस ले के मुँह में रख लें, लौंग जो है लौंग रख लें, वो रख इलायची लें, रख लें। इलायची रख लें। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें इसमें जो स्टमक होता है जी जी, उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, हाँ जी, ये मोशन सिकनेस में। तो आप ऐसी चीज़ें ना लें जिससे एसिडिटी और बढ़ जाए। ठीक है जी, लेमन जो आपने जिक्र किया, नींबू पानी जो जी, है, जी। तो वो भी ज़रा अवॉइड करें Avoid तो बेहतर करें, है। ओके। कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी एसिडिटी बढ़ जाती है। कॉफ़ी वगैरह ना लें, उससे ये एसिडिटी बढ़ जाती है। दही का इस्तेमाल हो सकता है, ओके। बनानाज यूज़ कर सकते हैं मतलब during- ये दौरान हाँ जी, दौरान सफ़र। अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स हाँ आ जी। रहे हैं तो आप ये दही और बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप हल्का सादा पानी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी बचना होता है ना। सफ़र इट्सेल्फ डिहाइड्रेशन करता है। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपको वैसे अभी- भी थका देता है सफ़र, और दूसरा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, जिन मेडिकेशन का आपने जिक्र किया है डॉक्टर साहब, और वो जो पैच आपने बोला है कि कान के पीछे लगाते हैं, वो अवेलेबल इजीली है पाकिस्तान में मार्केट में? पाकिस्तान में मकसद है कि ज़रा इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि ये मकसद करवाया जा सकता है, और इसका ज़ाहिर है एंटी मस्कुरेनिक इसको कहते हैं, एंटी कोलिनर्जिक होता है। ये ओके। ख़ास किस्म की एक मेडिकेशन है, तो जो कि स्किन के थ्रू ऑब्जॉर्व हो के तो वो सारा करती है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वो ड्रामामीन वगैरह या स्टेमेटिल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम दे देते हैं, ताकि वो जो है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो प्रॉब्लम जो है ना आए। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ बड़ी अहम है कि गाड़ी में आपने जब बैठे हुए हैं तो उसकी सीट का बड़ा ख़ास रोल होता है कि आपने किस अच्छा। जगह पे बैठना है। ओके, अब कोशिश करें कि फ्रंट सीट पे बैठें। ठीक है, ठीक फ्रंट पे बैठे। है, ओके। फ्रंट सीट पे बैठें और अपनी नज़र जो है वो एक स्ट्रेट रखें, इधर उधर ना देखें। ठीक है, फ्रंट सीट के बारे फ्रंट में सीट डॉक्टर पे साहब बैठें। बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं घर में। वो उनका तो हक है। इसने नहीं बैठना, मैंने बैठना है। अच्छा, जो लोग मोशन सिकनेस वाले हैं वो तो बाकायदा अनाउंस करके तो ले सकते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। तो वो फिर फ्रंट पे बैठ रहे हैं, ये ठीक हक है। है उनका। हाँ जी, उनका बिल्कुल हक ऐसे ही है वो- कि उनके आपने ख्याल हाँ, रखना है, उनकी उनका ख्याल तबीयत खराब रखना। ना हो तो जाए। वो ठीक है। स्ट्रेट आप देखें। अच्छा, दूसरा मैंने जिक्र किया था कि जी, जो डिफरेंट सिग्नल जाते हैं ना ब्रेन को, कान के ज़रिए जा रहे हैं और आँखों के ज़रिए जा रहे हैं, उसमें इख्तलाफ ना पैदा हो। तो उसका तरीका ये है कि आप आंखें बंद कर लें। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप छत की तरफ देखना शुरू कर दें। मतलब सबसे ठीक है। बेहतर है कि जनाब आप बाहर देखें ही ना, बाहर अगर देखना है तो स्ट्रेट आपने देखें और आसमान की और तरफ, आसमान की तरफ देखें, इधर उधर कोई भी ना देखे, इधर उधर समझे ना कि देखें। कुछ है ही नहीं। या आंखें आगे। बंद कर लें। या आंखें बंद करके सो जाएं चुप एक करके। और ज़रूरी बात है कि ठीक है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग किताबें और मोबाइल वगैरह ये ना यूज़ हाँ, करें, ये ना यूज क्योंकि करें। इससे इसके आपको तकलीफ बढ़ जाएगी।
इसकी वजह से भी जो आपको सिग्नल्स जा रहे हैं आपके ब्रेन को, वो भी जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और आपकी जो बीमारी है, ये जो सिकनेस है, मोशन सिकनेस, वो बढ़ सकती है, आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। हमारे साथ जनाब डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और मोशन सिकनेस के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका लोगों को इदराक नहीं होता, पता नहीं होता कि उन्होंने इसको किस तरह एड्रेस करना है और इसका इलाज क्या है, तो उसके हवाले से आज हमने बात की है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब बात कर लेते हैं हमारे माशरती रवैयों के हवाले से, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। वालिदैन के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें जाके फाउंटेन हाउसेस में छोड़ दिया जाता है। वो वालिदैन जो बचपन से हमारी तरबियत कर रहे होते हैं, हमें पालते पोसते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ़ कर देते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो जनाब वो क्या, उनको अंदर रिज़ल्ट उनको जो है वापस करते हैं उनको, कि वो जाके फाउंटेन हाउस छोड़ आते हैं। जायदादों के ऊपर जनाब उनसे लड़ाई झगड़ा किया जाता है और घरों में तशद्दुद किया जाता है। इस तरह की जनाब ख़ास तौर पर वीडियोस देख के जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, दिल बहुत ज़्यादा दुखता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम वालिदैन के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब तसद्दुक जिलानी है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तसद्दुक, आपको वेलकम कहती हूँ जाको लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। तसद्दुक साहब, जिससे हमें बात की है कि वो वालिदैन जिनके बारे में हुक्म भी दिया गया है कुरान पाक में कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और लेकिन हमारे सामने इस तरह की केसेस या इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं जिनकी वजह से दिल दुखता है कि हम किस तरह अपने वालिदैन के साथ सलूक कर रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें फाउंटेन हाउसेस में छोड़ आते हैं। तो इस मुआशरती रवैयों को किस तरह आप एड्रेस करेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, बहुत शुक्रिया। असल में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे माशरे में। इससे पहले भी ये वाक़यात डेफिनेटली होते रहे बहुत पुराने दौर से, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बहुत सी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, तो अच्छा है एक चीज़ सामने आई है। अच्छा, उसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें वालिदैन की अपनी तरबियत भी शामिल है। जो बच्चा देखता है अपने घर में, अपने माशरे में, उसी को वो अडॉप्ट करता है। जब आप पावर में होते हैं तो उस वक्त आपको एहसास नहीं होता कि जो मखलूक है वो आपके रवैये को किस तरह से ले रहा होगा। तो ये आस्ता आस्ता चीज़ें परवान करती हैं। एक कंट्रीब्यूटर को ये वालिदैन की एहतियात करनी चाहिए। दूसरा कंट्रीब्यूटर ये है कि हमारे माशरे में ना थोड़ा रुझान हो गया है बुजुर्गों से दूर होने का, और उसमें अलहदा घरों में आबाद होना, शादी के बाद ज़िद होती है नए जोड़ों की कि वो अलहदा हैं, और उसमें ज़ाहिर है किसी हद तक जायज़ बातें भी हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल हम उस ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे चैलेंजेस अब मुख्तलिफ नौइयत के आ गए। जब नई खातून किसी घर में आती है तो एक तो उसकी एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम भी होता है, उसको पहले शुरू में मुनासिब तरीके से जगह नहीं दी जाती, और उसके रिएक्शन के तौर पे वहाँ से भी एक रिटेलिएशन आती है। तो करते करते ये मामला ऐसा हो जाता है कि वो जो बीच पे पिसा हुआ एक आदमी है, एक बात है, तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रवैया अख्तियार करना पड़ जाता है जो मजबूत लोग नहीं करते। लेकिन कमज़ोरी की हालत में जब इंसान साइकोलॉजिकली वीक पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है, डिप्रेशन में आता है, तो ऐसे रवैये होते हैं जिसमें खुदा न खास्ता या तशद्दुद जो है वो बीवी की साइड पे होता है या खुदा न खास्ता वालिदैन की साइड। नहीं, तो आप इसको जिम्मेदार इन तमाम तर रवैयों का जिम्मेदार आप वालिदैन को ही क्या समझते हैं कि अच्छी तरबियत नहीं कर पाते हैं वो बच्चों की, और उनके सामने जो चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर लेते हैं अपनी औलाद के लिए। और ये कुछ फुटेजेस भी, वीडियोस भी हमारी टेलीविजन स्क्रीन्स पर चल रही थी कि किस तरह एक बेटा अपने बाप को जो है वो धक्के दे रहा है, ज़मीन पर नीचे फेंक रहा है और उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है। तो कौन है जिम्मेदार इसका, और ये माइंड क्या चेंज हो सकता है तसद्दुक साहब? मैंने जैसे कंट्रीब्यूटर वालिदैन का एक कंट्रीब्यूटर, उसके बाद माशरे में जो अदम बर्दाश्त है, जो आजकल एक जो है ना शॉर्ट टेम्पर माशरा हमने बना लिया है, जिसमें बात बात पे हम दूसरे को किसी न किसी तरह उससे मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये अदम बर्दाश्त इसने बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा देखें, अब मैं जैसे कह रहा हूँ कि पहले माशरे में, मोहल्लों में लोग किरदार अदा करते थे और आके एक दूसरे की हेल्प करते थे।
अब हम इस तरह के माशरे में जहाँ के हमसाये को नहीं पता होता कि हमसाये में क्या हो रहा है, उस सूरत हाल में भी ये होता है कि खुदा न खास्ता किसी घर में लड़ाई कुछ इस तरह से या आर्गूमेंट इस तरह से बढ़ा है कि वो तशद्दुद की तरफ से जा रहा है, जिसमें जो आपने वाक़या बयान किया वो बहुत तकलीफ दे है कि एक बच्चा, और इसमें ये भी आप देखें कि ऐसे वाक़यात उन जगहों पे होते हैं जहाँ बच्चे नशे के मर्ज में मुब्तला हों, या जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा डिप्रेशन उनके ऊपर हो जो कि उनकी घरेलू नशे में भी मुब्तला होते हैं। दूसरा जायदाद का लालच भी होता है कि वो अपने ही खून के रिश्तों को सफ़ेद कर देता है, फिर जब शादियां होती हैं उसके बाद भी रवैये चेंज हो जाते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती तसद्दुक साहब। देखिए पॉइंट ही है कि ज़र, ज़न और ज़मीन ये हमेशा से तनाज़ात का सबब बना है। आपने ये तीनों बातें भी कह दी मुख्तसर लफ्ज़ों में। तो ये जायदाद हम तो बड़े शौक से बनाते हैं ना, हम कहते हैं हमारी खुशहाली का ज़रिया है। अल्टीमेटली यही जाके फसाद का ज़रिया बनती है। और फिर इस सूरत में जो बच्चे हैं, आज को छोड़ें, आप बात कर लें सदियों से जहाँ पे बादशाहों को अक्सर उनके बच्चों ने कत्ल किया, इसलिए कि वो एक लालच, एक हवस है जो जिस तरफ आप जाते हैं। तो जायदाद या दौलत बनाना ये हम सब की ख्वाहिश तो है, लेकिन इसमें किस किस्म के मसाइल आएंगे, कितने कांटे आपकी ज़िंदगी में बोए जाएंगे, ये हम नहीं सोचते। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि जायदाद के तनाज़े पे या अपना हक लेने की खातिर वालिदैन को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उनको ये बड़ी तकलीफ दे रवैया है। और उसमें हम जैसे कहते हैं ना, हल क्या है, तो हल ये होना चाहिए कि हम माशरे में बर्दाश्त की तरबियत करें। अभी आप देख लें, हमारे न्यूज़ चैनल्स देख लें, हमारे माशरे में जो सियासतदानों की लड़ाइयाँ हैं, लोगों की लड़ाइयाँ हैं, वो इस तरह हाईलाइट की जाती हैं कि हमारे लोगों की जो तरबियत है अनफॉर्चुनेटली बर्दाश्त से अदम बर्दाश्त की तरफ जाती है। देखें, ज़िंदगी जीने का आसान तरीका एक ही है कि आपने सब्र और बर्दाश्त का बिल्कुल ऐसे ही है। अदम बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो क्योंकि बढ़ता जा रहा है, टॉलरेंस लेवल नहीं है हमारे अंदर, हम एक दूसरे की बात सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरा मैं ये कहूँगी इन पे कि जनाब जो हमारी नफसानी जो ख्वाहिशात हैं, अगर हम उनको कंट्रोल करना शुरू कर दें ना, तो हमारे माशरे में जो ये बिगाड़ पैदा होता जा रहा है ना, ये बेहतर हो सकता है। हमारे साथ तसद्दुक जिलानी साहब मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तसद्दुक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे साथ इस टॉपिक पर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।